जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टेस्ट साथी में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में मार्च 2025 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की थ्योरी वाला पोर्शन को देखा था। आज के सेशन में मैं उसी पोर्शन का मार्च 2025 का ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आज के सेशन में अगले 1-1.5 घंटे में आप कुल मिला के 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये हमारा पहला पार्ट है मार्च 2025 का। कल के सेशन में इसका पार्ट 2 किया जाएगा। कुल मिला के मार्च को हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें एमसीक्यू की कुल मिला के 120 प्रश्न का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो एंशियंट हिस्ट्री, एक वीडियो में पूरी एंशियंट हिस्ट्री आपकी करा दी जाएगी। उसके बाद राकेश सर आपके समक्ष लेकर के आएंगे आपका वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो भी एक वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उसके बाद फिर से हमारा इन्वायरमेंट की क्लास होगी, वो भी एक वीडियो में सारी पूरी वीडियो क्लास दी जाएगी एक ही सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास समय है नहीं, काफ़ी कम समय है, और इसी समय में मतलब इतने ही समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना है। इसलिए हम लोग लंबी वीडियो बना बना के आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह एक ही बार में और तुरंत के तुरंत आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो वो तो जीएस वाला पोर्शन था। फिलहाल हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा मार्च 2025 का आज का सेशन मार्च 2025 पर आधारित होगा। फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं कि हम पिछला वाला भी रिवीजन करें, तो बिल्कुल आप लोग करिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है टेस्ट साथी की, अब वहाँ पर आप इसे जनवरी 2025 और फरवरी 2025 का सारे नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स भी उपस्थित है वहाँ पर। यूपी स्पेशल की तो जुलाई 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स वहाँ पर उपस्थित है, इंक्लूडिंग की बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारे सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध उपस्थित है। फिर और साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग उसका रिवीजन करें, तो बिल्कुल करिए। और हमारा जो टेस्ट साथी का मोबाइल ऐप है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है वहाँ पर। आप वहाँ पर जाइए, हमारे टेस्ट साथी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से उसे डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करिए। हमारी भी यही आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और एग्जाम में सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है ना दोस्तों। फिलहाल हम लोग आगे हम लोग आज के सेशन की आगे बढ़ाते हैं। हमारा मार्च 2025 का हमारा सेशन है, और हम लोग पहले सेशन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आज के सेशन में कुल मिला के 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। हाल ही में बंदरगाहों के संचालन को मानकीकृत करने के लिए और दक्षता सुधार करने के लिए हमारे जो मंत्री साहब हैं, उन्होंने एक क्या किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ना। तो अब वही आपसे पूछ रहा है कि किस इनिशिएटिव की लॉन्चिंग की गई है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। अभी हाल ही में बंदरगाहों के संचालन और मानकीकृत करने के लिए, है ना, बंदरगाहों के संचालन को मानकीकृत करने के लिए और दक्षता में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की गई है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो हमारे जो मंत्री जी हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी, बंदरगाह संचालन मंत्री हैं, ये सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की गई है। तो कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? हमें 4 ऑप्शन दी गई है। समुद्री व्यापार समन्वय योजना, दूसरा है वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव, राष्ट्रीय जल मार्ग विकास कार्यक्रम, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है भारत समुद्री लॉजिस्टिक नेटवर्क। आप लोग बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा? एक का बी आंसर होगा। अभी हाल ही में मंत्री जी ने इसका वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, वन नेशन वन पोर्ट पहल को लॉन्च किया है। अब हम जरा इसको जिसकी व्याख्या कर लेते हैं। वन नेशन वन पोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो बंदरगाह के संचालन को मानकीकृत करना और बंदरगाहों के संचालन में दक्षता सुधार भी करना इसका उद्देश्य है, वन नेशन वन पोर्ट पहल का, है ना। अभी जरा इसकी हम व्याख्या को देख लेते हैं, क्या इसकी व्याख्या है। तो एक का कौन सा आंसर हो गया? एक का बी आंसर है। और ये देखिए, इसका उद्देश्य है वन नेशन वन पहल, इसका बी आंसर है। और यह भारत के सभी बंदरगाहों के संचालन और लॉजिस्टिक को एकीकृत और मानकीकृत करने से उद्देश्य शुरू की गई है। और इस पोर्ट पर कार्य प्रणाली में है, पोर्ट की जो कार्य प्रणाली है इसमें पारदर्शिता आएगी, समानता आएगी और प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस इनिशिएटिव से, गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव से हमारा अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, है ना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत, अभी हाल ही में ये प्रोजेक्ट आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत 3 प्रमुख नदी प्रणाली, 3 मेजर रिवर सिस्टम में हाल ही में
कितनी गंगा डॉल्फिन की उपस्थिति देखी गई है, जिसे भारत सरकार ने एक प्रमुख जैव विविधता का संकेतक माना है। यानी कि प्रोजेक्ट जो है डॉल्फिन डॉल्फिन ना एक इन्वायरमेंटल या बायोडाइवर्सिटी का संकेतक माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन जिस नदी में पाई जाती है वो स्वच्छ नदी का संकेत होता है ना। तो अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत कितनी गंगा डॉल्फिन देखी गई है? हमारा पहला ऑप्शन है 5,000 से ज़्यादा, 6,300, है ना, 7,100, और दूसरा है हमारा 6,000 के करीब। तो अभी हाल ही में ये जो है 6,327 डॉल्फिन जो है तीन प्रमुख नदी सिस्टम में देखी गई है, रिवर सिस्टम में देखी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, अभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत कुल मिला के जो डॉल्फिन की गणना हुई थी उसमें 6,327 गंगेटिक डॉल्फिन देखी गई है ना, कुल मिला के। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा डॉल्फिन ना जो है स्वच्छ गंगा की जो है स्वच्छ नदी की संकेत भी होता है। इन डॉल्फिनों की उपस्थिति जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसी तीन नदी जो नदी सिस्टम है, रिवर सिस्टम, इसमें देखा गया है। देखिए, यदि केवल गंगा नदी की बात हो ना तो केवल गंगा नदी की बात होती है, लेकिन यदि रिवर सिस्टम की बात हो जाए इसमें, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, रिवर सिस्टम की यदि बात हो जाए तो रिवर सिस्टम में जो मेजर नदी है ना, मेजर नदी तो है ही, मेजर रिवर, और उसके अलावा जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, इसको भी शामिल किया जाता है। ये सभी मिलकर जो है क्या बनाती है, एक रिवर सिस्टम बनाती है ना, जिसमें नदियों के साथ साथ उसकी सहायक नदी, जैसे अब गंगा है तो गंगा की जो सहायक नदी है, यमुना या फिर कोई दूसरी नदी, सब, तो इन सभी को रिवर सिस्टम कहा जाता है। तभी ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, इन तीनों नदियों में जो है, ये तीनों नदी सिस्टम में ये देखी गई है गंगेटिक डॉल्फिन, है ना। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना, ये पर्वत की स्पेलिंग गलत है, आप लोग देख लीजिएगा। पर्वतमाला परियोजना, क्लियर? पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे के निर्माण की कितनी राशि जो है स्वीकृति की गई है? और ये जो पर्वतमाला परियोजना है, ये चार धाम यात्रा को सुगम बनाने, तो पर्वतमाला परियोजना का यदि आपसे पूछ ले कि पर्वतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है चार धाम यात्रा को सुगम बनाना। और इस पर्वतमाला परियोजना के तहत क्या किया जा रहा है, तो ये गोविंद घाट हेमकुंड साहिब से रोपवे परियोजना की निर्माण की जा रही है इसी परियोजना के तहत। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी परियोजना की लागत कितनी है। पहला है हमारा 3,200 करोड़ रुपए, जो कि उत्तराखंड सरकार से दी जाएगी। दूसरा है, कह रहा है कि नहीं, 2,100 करोड़ रुपए दी जाएगी और पीपीपी मॉडल के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन है, ये कह रहा है कि नहीं, 2,730 करोड़ रुपए दी जाएगी और वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। अगला है 1,890 करोड़ रुपए और पर्यटन मंत्रालय के बजट से इसे दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि इसका कौन सा, जरा एक बार अनुमान लगा के देखिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अभी हाल ही में इस पर्वतमाला परियोजना के लिए 2,730 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है ना। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना जो चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है ना, तो इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसके तहत 2,730 करोड़ रुपए दी जाएगी, है ना। और ये इसका परियोजना का उद्देश्य है उत्तराखंड के कठिन पहाड़ी मार्गों को जोड़ने और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को क्या बनाने के लिए, आसान करने के लिए बनाया गया है। इस परियोजना के लागू हो जाने के बाद पर्यावरणीय नुकसान भी कम हो जाएगा और साथ ही इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है ना दोस्तों। प्रस्तावित सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना, हमने ऊपर में जो देखा था ना पर्वतमाला परियोजना, ये भी इसी का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत, पर्वतमाला परियोजना के तहत कुल मिला के 2 प्रोजेक्ट जो हैं लॉन्च किए गए हैं। ये इसका दूसरा है, सोनप्रयाग। पहला वाला हमने ऊपर में देखा, ये दूसरा है। पहला वाला था गोविंद घाट परियोजना वाला, ये दूसरा है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना, है ना। अब इसके बताइए कि प्रस्तावित सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना के बाद तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा का समय 9 घंटे से घटकर कितना समय रह जाएगा। यदि उसमें पूछा था ना गोविंद घाट परियोजना में, उसकी स्वीकृति राशि पूछी गई थी कि कितने राशि दी गई है, कितने धन दिया गया है उसके लिए। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ये सफल हो जाता है तो इसमें जो समय लागत है 9 घंटे अभी लग रहा है वर्तमान में, तो अब ये कितने रह जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मात्र 15 मिनट का समय लगेगा।
जो विश्व की सबसे तेज रोपवे सेवा होगी। दूसरा कह रहा है कि नहीं 45 मिनट लगेगा और इसमें सिंगल ट्रॉली ऑपरेशन के तहत इसे ऑपरेट किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि नहीं न 15 न 45, 36 मिनट लगेगा और इसमें एकीकृत हाई स्पीड रोपवे सेवा लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है डी ऑप्शन कि लगभग 1 घंटे का समय लगेगा और इसमें मल्टी स्टॉप वे रोपवे जो है फैसिलिटी स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग जरा इसका अनुमान लगाइए क्या इसका ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन जो है सी है, केवल 36 मिनट लगेगा और इसमें इंटीग्रेटेड हाई स्पीड रोपवे सेवा जो है शुरू की जाएगी। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना है ना, यह 36 मिनट लगेगी। यह परियोजना भी उत्तराखंड में कठिन पर्वतीय ट्रैकिंग को आसान बनाएगा। यात्रा समय में भारी कमी, अब बताइए कहाँ पर 9 घंटे लगता था, अब उसे कम करके केवल 36 मिनट लगेगा, है ना। इससे तीर्थयात्रियों और खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग तीर्थयात्री, उन्हें आसानी होगी इस यात्रा के समय, है ना। अगला है हमारा मार्च 2024 में आयोजित NBWL की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किस वन्य जीव की 16वीं जनगणना की घोषणा की थी। ये 24 नहीं है, ये 25 है ना। अभी हाल ही में किस पशु की वन्य जीव की जनगणना की थी, और ये अपने संस्करण का ना 16वां संस्करण है, उस वन्य जीव की 16वां संस्करण है जनगणना का। बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, एशियाटिक शेर और गंगेटिक डॉल्फिन अभी हाल ही में किस वन्य जीव की जनगणना कराई गई थी। पांचवा का जरा बताइए आप लोग। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था ना, उसमें गंगेटिक डॉल्फिन की तो कराई गई थी 6300। साथ ही अभी हाल ही में एशियाटिक शेर की भी जनगणना कराई गई थी और ये अपने संस्करण का ये 16वां संस्करण है ना। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी गणना की घोषणा की है, याद रहेगा। अब जरा इसकी व्याख्या देख लीजिए। एशियाटिक शेर जो है, इसकी गणना और स्थिति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुजरात के गिर वन में पाई जाती है, इसका इंडेमिक है यहाँ का, और IUCN की लुप्तप्राय श्रेणी में आता है ये एशियाटिक शेर, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है ये, लुप्तप्राय श्रेणी में, ठीक है। एशियाटिक शेर अभी हाल ही में इसकी गणना की घोषणा की गई सरकार द्वारा। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली, राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। इसे आपसे ना घुमा फिरा के ना पूछ के सीधे भी पूछ लिया जा सकता है कि अभी हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था। विविधता का अमृत महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया था। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, चेन्नई संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, हैदराबाद दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से, बेंगलोर यहाँ पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के द्वारा, कोयम्बटूर में एकीकृत सांस्कृतिक केंद्र में। कहाँ पर इसका स्थापना किया गया था, हैदराबाद में इसका स्थापना किया गया था। विविधता का अमृत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, हैदराबाद में। कहाँ पर हैदराबाद में, तो दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में, है ना। और इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा, याद रहेगा। इस महोत्सव में जो है दक्षिण भारत की संगीत, नृत्य, व्यंजन और लोक कलाओं का प्रदर्शन कराया गया था और कहा गया था कि ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विविधता में एकता का प्रतीक भी था, है ना। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू किए गए AI डेटा पोर्टल, है ना। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा AI डेटा पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर आपसे कह रहा है कि इसका नाम क्या है, जिसे भारत में AI इनोवेशन को गति देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। याद रहेगा क्वेश्चन। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किए गए उस डेटा पोर्टल का नाम क्या है, AI डेटा पोर्टल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य है भारत में AI इनोवेशन को बढ़ावा देना, है ना। पहला है AI फॉर इंडिया, राष्ट्रीय स्तरीय डेटा सेंट्रल पहल। दूसरा है अलकोसा, AI आधारित डेटा संग्रह मंच। दूसरा है इंडिया AI कोर, केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग इंजन। डाटा सूत्र, स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेटवर्क।
आप लोग जरा अनुमान लगा के बताइए इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। सात का बी, अल्कोसा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अल्कोसा नामक एआई डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि एआई आधारित डेटा संग्रह का एक मंच है ना। इस अल्कोसा पोर्टल को एआई इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है क्या किया गया है, विकसित किया गया है। यह मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध करवाएगा, यदि ये बन के तैयार हुआ तो, है ना। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल पर उच्च स्तरीय जीपीयू संस्थानों के लिए है ना संसाधनों के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत तक सब्सिडी देने की प्रावधान किया गया। अभी हाल ही में इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल पर उच्च स्तरीय जीपीयू संसाधन के लिए सरकार ने कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिकतम 25% निजी स्टार्टअप के लिए आरक्षित है, 40% तक पात्र संस्थानों को सब्सिडी देने के लिए, 50% तक अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के लिए, और कह रहा है कि 30% तक सब्सिडी दी जाएगी जिसमें एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो सकता है 8 का, ये 40% तक पात्र संस्थानों को सब्सिडी देने की जो है इसके तहत घोषणा की गई है। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल है ना, इसमें उच्च स्तरीय जीपीयू संसाधनों के लिए जो है 40% तक पात्र संस्थानों को सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, याद रहेगा। यह भारत में एआई पर काम कर रही संस्थाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाएगा। क्लियर। अभी हाल ही में महिला खनन पहल के अंतर्गत कितनी महिला पेशेवरों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में महिला खनन पहल के तहत कितनी महिला पेशेवरों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा 36 महिलाएं विविध खनन परियोजनाओं से चयन किया गया है उन्हें। अगला है कि 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया सिंगल विंडो प्रणाली से मान्यता प्राप्त करने के बाद। सी ऑप्शन में कह रहा है कि 46 महिलाओं को दिया गया और इसे पूरे भारत से चयनित किया गया है। 51 महिलाओं को चयन किया गया और भारत की शीर्ष खनन इकाइयों में से उस महिलाओं को चयन किया गया है। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। अभी हाल ही में महिला खनन मंत्रालय जो है महिला खनन पहल के तहत कितनी महिला पेशेवरों को सम्मानित किया गया है, तो इसे अभी हाल ही में कुल मिला के 46 महिलाओं को जो है पूरे भारत से इसे सेलेक्ट किया गया है इस इनिशिएटिव के तहत, महिला खनन पहल के तहत, है ना। यह सम्मान खनन क्षेत्र में महिला की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस पहल का उद्देश्य है एक समावेशी और लैंगिक संवेदनशील खनन वातावरण का निर्माण करना। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो कि वैश्विक स्तर पर गैर हिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, इसे कहां पर स्थापित किया है। इसे यदि दूसरे तरीके, देखिए हमने क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इतना घुमाया है, आपको सीधे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। और यदि उसे दूसरे तरीके से पूछे तो इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है कि भारत में अभी हाल ही में जो स्थापित किया गया विश्व शांति स्तूप, इसका उद्देश्य क्या है। हमने यहाँ पर दोनों पूछ लिया है, कहाँ पर स्थापित किया गया वो भी, इसका उद्देश्य कहाँ है ये भी। पहला हमारा ऑप्शन है, कह रहा है कि विश्व शांति स्तूप पुणे में स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य शांति और ध्यान के केंद्र के रूप में इसे जो है स्थापित किया गया। दूसरा कह रहा है कि नोएडा में स्थापित किया गया यूनाइटेड पीस फाउंडेशन के द्वारा। अगला है गुरुग्राम में ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। गांधीनगर में सत्याग्रह मिशन के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई। बता सकते हैं इसका विश्व शांति केंद्र अभी हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है, तो अभी हाल ही में गुरुग्राम में जो है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की जो है स्थापना, ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के द्वारा जो है ये विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई है। और इस विश्व शांति केंद्र का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर, केवल भारत स्तर पर, जबकि वैश्विक स्तर पर गैर हिंसा और सार्वभौमिक भाईचारा को बढ़ावा देना, है ना।
यह केंद्र शिक्षा, संवाद, ध्यान के जरिए विश्व शांति का प्रसार करेगा। इसकी स्थापना में अनेक जो है सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवियों की भागीदारी रही। अगला है हमारा उत्तराखंड की नई यूपीएस सिस्टम, है ना, एकीकृत यूनिफाइड पेंशन योजना जो है अभी हाल ही में एनपीएस कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। कह रहा है कि ये कब से प्रभावी मानी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने अभी जो है एक नई यूपीएस सिस्टम लागू की है जो कि नई एनपीएस कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। कह रहा है कि ये कब से प्रभावी मानी जाएगी आपके लिए, चूंकि हमारा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य भी है उत्तराखंड, तो वहाँ पर क्या हलचल हो रही है राजनीति के क्रम में, ये सब योजना वगैरह सब पूछ लिए जाते हैं। तभी जरा बताइए कि अभी हाल ही में उत्तराखंड ने एक नई यूपीएस सिस्टम लागू किया है, तो ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2025 से, 1 मार्च 2025 से, 1 अप्रैल से अथवा 1 जुलाई से। अभी हाल ही में नया वित्त वर्ष जो होगा ना लागू 1 अप्रैल से, अभी ये लागू हो चुका है ना, आज 11 तारीख है ना, तो ये लागू हो चुका है। इसके लागू हुए 10 दिन बीत चुके हैं, ये 1 अप्रैल से ही लागू हो चुका है ना। 2025-26 के जो वित्त वर्ष है ना उसमें इसे लागू किया गया है। अब इसकी जरा व्याख्या देख लीजिए। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। यूपीएस योजना के अंतर्गत एनपीएस कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सुविधा दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ही अंशदान करेंगे नई एनपीएस सिस्टम में। क्लियर है? अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा हाल ही में उद्घाटित साइबर सुरक्षा सुविधा, साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी का क्या नाम रखा गया है, जो राज्य के डिजिटल ढांचे को, है ना, सुरक्षित बनाएगा। सबसे पहले तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ साइबर सुरक्षा सुविधा संयंत्र या सुविधा की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में केरल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। फिर आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में केरल ने एक साइबर सुरक्षा संयंत्र सुविधा का स्थापना किया है, इसका नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के डिजिटल ढांचे को सुरक्षित करना, है ना। तो आप देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन के भीतर कितने सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस राज्य जो है राज्य का साइबर सुरक्षा सुविधा, इसका नाम है डीजी फोर्ट, है ना, जो कि केरल सुरक्षा नेटवर्क के द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा है साई फोर्ट, इसे समेकित साइबर प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया है। तीसरा है एसओसी, जो कि उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और तीसरा है चौथा साई वॉच, ये केरल गवर्नमेंट साई लैब के द्वारा जो है इसकी स्थापना कराई गई है। तो क्या इसका स्थापना है? इसका आंसर सी है ना, सी यानी कि एसओसी, उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के रूप में जो है इस साइबर सुरक्षा सुविधा की स्थापना की गई है। याद रहेगा आपको। यह केंद्र जो है संभावित साइबर खतरों का पूर्वानुमान लगाएगी और साथ ही जवाब देने में भी सक्षम है ये, है ना। ये पूरे राज्य की सरकारी प्रणाली को सुरक्षित बनाएगा। तो ऐसा करने वाला ये केरल राज्य पहला बन गया है। बिहार राज्य ने नए वित्त वर्ष के लिए कुल बजट आवंटन में से कितना घोषित किया है? इसे कह रहा है कि इसे इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। बिहार का बजट कितना, इस साल का बजट कितना का बजट पेश किया है बिहार सरकार ने? 3 लाख करोड़, 3,16,000 करोड़, 3,25,000 करोड़ या फिर 3,10,000 करोड़? इसमें फोकस भी बताया गया है। कह रहा है कि 3,02,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया जिसमें विकास परियोजनाओं को फोकस किया गया है। फिर कह रहा है कि 3,16,000 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया जिसमें इसे वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। फिर कह रहा है कि 3,25,000 रुपये का बजट पेश किया गया जिसमें एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है। 3,10,000 का बजट पेश किया गया जिसमें स्मार्ट ग्राम परियोजनाओं को फोकस किया गया। अब लोग बताइए कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? इसका ऑप्शन बी याद रहेगा। 3,16,000 करोड़ रुपए का जो है, आप 3,17,000 करोड़ मान सकते हो इसे वित्त मंत्री जो है बिहार के विजय कुमार चौधरी के द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया, जो राज्य के अब तक का सबसे बड़ा बजट है ना। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है फोकस किया गया है। तो जो कोई बीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं इस बार, उसे याद रखिए कि ये इसके बजट के 4 फोकस क्षेत्र हैं। बिहार बजट के 4 फोकस क्षेत्र हैं और बिहार बजट का कुल आकार जो है ये 3,17,000 करोड़ के लगभग है। याद रहेगा।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन किस विशेष शुल्क पर उपलब्ध कराएगी? मध्य प्रदेश सरकार जो है किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। आपसे पूछ रहा है कि किस विशेष शुल्क के तहत। कह रहा है कि 10 रुपये पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत, 1 रुपये में सामाजिक CSR परियोजना के तहत, CSR या सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत। कह रहा है कि 5 रुपये में और प्रतीकात्मक रेट पर दी जाएगी अस्थायी कनेक्शन। अगला कह रहा है कि 100 रुपये में कनेक्शन दी जाएगी और प्रोत्साहन उपदान योजना से ये राशि दी जाएगी। तो ये 5 रुपये से मध्य प्रदेश सरकार ने ये कनेक्शन देने की घोषणा की है। इसे प्रतीकात्मक रेट, टोकन रेट पर जो है सरकार जो है किसानों को क्या करेगी, अस्थायी बिजली कनेक्शन देगी और कृषि उद्देश्यों के लिए देगी, है ना। किसके लिए? कृषि उद्देश्यों के लिए देगी किसानों को, घरेलू उद्देश्यों के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि कोई किसान है तो उसे खेतों के अलावा उसे उठा के घर में ले आए, है ना। मनोरंजन के लिए नहीं, केवल किसानी कार्यों के लिए दी गई है, जो एग्रीकल्चर फीडर है ना उसके लिए। तो ये 5 रुपये रेट पर जो है अस्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। यह किसानों की लागत घटाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। इससे क्या हो जाएगा, ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच जो है सुनिश्चित हो पाएगी। अभी हाल ही में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया। अभी हाल ही में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के इस नेता के नाम पर रखा गया है। और कह रहा है कि ये जो नेता हैं ये कभी न कभी देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो पहला ऑप्शन देख रहे हो ना, APJ अब्दुल कलाम, तो ये तो पहले ही साइड हो गया क्योंकि ये राष्ट्रपति थे, न कि प्रधानमंत्री। दूसरा कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बेंगलोर यूनिवर्सिटी। तो आप इस पर बहुत सोच सकते हो कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हो सकता है इसका नाम बदल के इसने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी रख दिया हो, तो इसकी संभावना है। दूसरा है मनमोहन सिंह बेंगलोर यूनिवर्सिटी, इसकी भी संभावना है। तीसरा कह रहा है कि नरसिम्हा राव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसकी भी संभावना है। अब जरा बताइए, ये तो एलिमिनेट हो गया, पहला एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी के जो 3 बचे इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन होगा। तो अभी हाल ही में बेंगलोर यूनिवर्सिटी का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की जो है घोषणा की गई है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेंगलोर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। याद रहेगा। इस परिवर्तन के लिए राज्य विधानसभा ने प्रस्ताव एक पारित किया था। ठीक, अगला है हमारा, अभी हाल ही में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लेन देन में मासिक आधार पर कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? फरवरी 2025 में जो प्रति मंथ जो लेन देन होता है ना यूपीआई पर, उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की गिरावट। उल्टा हो रहा है ना। अभी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब सभी के हाथों में मोबाइल फ़ोन आ रहा है, लोग नेट से जुड़ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग पेमेंट यूज करें। लेकिन किसी वजह से जो है अभी जैसे देख रहे हो ना, साइबर हमले ज़्यादा होते रहे हैं, साइबर फ्रॉड की चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही है ना। तो इसी को ध्यान में रख करके जो है लोग अब इसे सावधानीपूर्वक यूज कर रहे हैं, यूपीआई या पेटीएम वगैरह जो है, गूगल पे वगैरह सब, जो भीम पे वगैरह सब ऐप सबको। तो इसी डर के कारण अब इसमें जो पहले तो लोग उत्सुकतावश इसे शुरू किया था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसकी रोजी कम हो रही है। इसी कारण से फरवरी 2025 में इसमें कमी देखने को मिली थी। तो कह रहा है कि कितने की कमी देखी गई थी? 2% की कमी, 3.5% की कमी देखी गई थी, 5% की कमी देखी गई थी और अगला है 7% की कमी देखी गई थी। तो अभी हाल ही में कितने प्रतिशत? तो फरवरी 2025 में जो है 5% की गिरावट देखने को मिली थी ऑनलाइन पेमेंट में। ठीक है, मासिक लेन देन पर 5% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो कि डिजिटल भुगतान की गतिविधि में थोड़ी सुस्ती को दर्शाता है। 5% एक बहुत बड़ी होती है ना। फरवरी 2025 में जीएसटी संग्रह में वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो कह रहा है कि फरवरी 2025 में जीएसटी कलेक्शन में कितने की वृद्धि दर्ज की गई? जीएसटी कलेक्शन में फरवरी 2025 में इसकी रिपोर्ट मार्च में आती है दोस्तों। तो ऐसा मत समझिए कि फरवरी के करंट को हमें मार्च वाला में पेश कर रहा है ना। ये फरवरी के करंट है, फरवरी का डाटा को मार्च में प्रस्तुत किया गया था जीएसटी कलेक्शन में। कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 7.5% की, 9.1% की, 11.3% की या
12.4% की, है ना। तो अभी हाल ही में जो है 9.1% की, जो है 9.1% की जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि देखने को मिली थी फरवरी 2025 में, है ना, जो कर प्रशासन में मजबूती और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को दर्शाता है। याद रहेगा। फोन पे के इंश्योरिंग हीरोज अभियान के अंतर्गत टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम कितनी छूट प्रदान की जा रही है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए ना कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंश्योरिंग हीरोज अभियान किस फिनटेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपसे ये पूछे कि इंश्योरिंग हीरोज अभियान जो है किस फिनटेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे बोला जा सकता है कि फ़ोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, भीम पे के द्वारा, या फिर किसी दूसरे यूपीआई का नाम दे दे। तो अभी हाल ही में इसे इंश्योरिंग हीरोज अभियान का जो है किसे लॉन्च किया, फ़ोन पे के द्वारा। अब कह रहा है कि इसमें प्रीमियम पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 15% की, 20% की, 25% की और 30% की। तो अभी हाल ही में ना इस पर 30% पर प्रीमियम पर छूट देने की घोषणा की गई है। इंश्योरिंग हीरोज अभियान के तहत फोनपे ने 30% की डिस्काउंट की घोषणा की है। याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या में यही बातें लिखी हुई है, हमने बता दिया ऊपर ही। क्राइसिल द्वारा अभी हाल ही में 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया है। साल की शुरुआत में ना सभी जो रेटिंग एजेंसियां वगैरह हैं वो सभी अपने अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी देशों की जो है ना ग्रोथ रेट का अनुमान लगाती है। इसी अनुमान के तहत इन्होंने क्राइसिल ने भारत के लिए भी 2025 के लिए जो है ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। तो कह रहा है कि कितना अनुमान लगाया है। 5.8%, 6.2%, 6.5% अथवा 7% का। तो क्राइसिल ने कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया। अभी हाल ही में 6.5% का अनुमान लगाया है। 2025 के लिए दोस्तों एक ट्रिक याद रखना है इसके इस साल के लिए। 2025 के लिए लगभग सभी जो है, ट्रिक ये है कि इस साल के लिए जितनी सारी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% ही लगाया है। तो यदि इसमें कोई वेरिएशन हो जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इससे ज़्यादा या फिर कम का अनुमान लगाया हो, तो उसे प्रॉपर वाला याद रखिएगा। लेकिन लगभग सभी जो है, सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है 6.5% का अनुमान लगाया है कि भारत इस साल जो है इसी दर से ग्रोथ करने वाली है। 6.5% की दर से ही ग्रोथ करेगी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को अभी हाल ही में प्रदान किया गया। ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। पहला है पुअर थिंग्स, अनोरा, ओपनहाइमर और द होल्डोवर्स। तो ये जो ओपनहाइमर है ना, इसे 2024 का जो है वो दिया गया था ऑस्कर, 2024 का, 2025 का नहीं। 2025 में कोई दूसरा है, 2024 में किसी दूसरे को दिया गया। ये है अनोरा, इसे दिया गया था। 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड है अनोरा को दिया गया था। ओपनहाइमर को 2024 के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन को देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाओगे, है ना। याद रखिएगा कि ओपनहाइमर को 2024 के लिए ऑस्कर दिया गया था, है ना। ये था। अभी हमारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट, है ना, वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में किस क्षेत्र को किसे दिया गया है। अभी हाल ही में ये सम्मेलन जो है वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था। इसमें हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन के सेक्टर में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कह रहे किसे दिया गया। संजीव कपूर, पुनीत चटवाल, सुवर्णो बोस और रणवीर बरार। किसे दिया गया अभी हाल ही में। सुवर्णो बोस। अभी हाल ही में ये हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जो है, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन के सेक्टर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर सुवर्णो बोस को प्रदान किया गया है। याद रहेगा। अगला है हमारा बारबाडोस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी प्रतिष्ठित मानद से सम्मानित दिया गया है ना। तो अभी हाल ही में बारबाडोस
अब दूसरा इस तरह से ना आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो अभी हाल ही में बारबाडोस ने जो है अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। अब आपको ना उस सर्वोच्च सम्मान का जो है सम्मान का नाम पूछ रहा है, जैसे कि हमारा भारत है। तो भारत यदि किसी विदेशी यानी कि जैसे कि अमेरिका है या फिर रशिया के प्रधानमंत्री को यदि अपना क्या करे, रशिया के राष्ट्रपति वगैरह सबको अपना सर्वोच्च सम्मान दे, तो उसका नाम है ना भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। तो ऐसे ही बारबाडोस ने जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, तो उसका सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ वेस्ट इंडीज, बारबाडोस ऑर्डर ऑफ ऑनर, फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, या फिर गोल्डन लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। तो अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ बारबाडोस नामक ये सम्मान जो है, जो कि बारबाडोस सरकार का शीर्ष सम्मान है, ये अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। याद रहेगा। IWAI, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा जम्मू कश्मीर सरकार के बीच रिवर क्रूज पर्यटन के लिए किन किन नदियों को शामिल किया गया? अभी हाल ही में IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार ने अब जो है MOU साइन किया है कि जम्मू कश्मीर में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, नदियों में बोट वगैरह चला करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके लिए किन 3 नदियों का चयन किया गया? पहला ऑप्शन है झेलम, सिंधु और चिनाब। चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, रावी, ब्यास, और अंतिम है रावी, झेलम नदी या फिर तवी नदी। तो किन नदियों में जो है रिवर क्रूज पर्यटन के लिए शुरू जो है समझौता किया गया? तो अभी हाल ही में ये चिनाब, झेलम और रावी। याद रहेगा आपको किसके लिए? चिनाब, झेलम और रावी, CJR, है ना। इन्हीं 3 नदियों में जो है रिवर क्रूज पर्यटन चलाए जाएंगे। याद रहेगा। चिनाब नदी जो है ना NW26 है ना, नेशनल वाटरवेज 26 का हिस्सा है। झेलम नदी NW49 और रावी नदी जो है NW84 का हिस्सा है। ये जलमार्ग है, जैसे हाईवे होता है ना नंबरिंग करके NH8, NH1, NH7, तो ऐसे ही ये NW26 चिनाब नदी पर स्थित है, NW49 झेलम नदी पर स्थित है और NW84 ये रावी नदी पर स्थित है। तो ये चीज़ भी एक फैक्ट आपके लिए हो गया, है ना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। HDFC बैंक ने वायुसेना और CSC एकेडमी के साथ मिलकर अभी हाल ही में कौन सी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ना। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने वायुसेना और CSC एकेडमी के साथ मिलकर कौन सी परियोजना शुरू की है? प्रोजेक्ट शक्ति, प्रोजेक्ट सफल, प्रोजेक्ट HAKK, प्रोजेक्ट प्रयास। अभी हाल ही में HDFC ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट HAKK। HDFC बैंक ने किसके साथ शुरू किया है इसे? वायुसेना और CSC एकेडमी के साथ। याद रहेगा। इस पहल के तहत ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। प्रोजेक्ट HAKK ये HDFC बैंक के साथ साथ भारतीय वायुसेना भी इसमें शामिल है और इस HAKK परियोजना के तहत क्या किया जाएगा? ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी इस परियोजना के तहत। याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता मंच, है ना, ऑस्ट्रेलिया भारत स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। अब आपसे इसका पहले से पूछा जा रहा है कि इसकी जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडो ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में, सिडनी में, गिफ्ट सिटी गुजरात में, या फिर मेलबोर्न में? कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है इस फोरम का आयोजन किया गया था। याद रहेगा आपको। 25 का कौन सा आंसर हो गया आपका? C, है ना। यह मंच दोनों देशों के खेल सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है आयोजित किया गया था। ICC के चेयरमैन के रूप में जैसी की नियुक्ति के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। इससे पहले जयशाह जो है ACC का चेयरमैन था, लेकिन जब ACC के चेयरमैन से इस्तीफा देने के बाद वो ICC के चेयरमैन बन गए। तो कह रहा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद जो है
एशियाई क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? नजीम अल खलीफा जो कि बहरीन के रहने वाले हैं, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के, शम्मी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट अध्यक्ष, जावेद अफरीदी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं। तो कौन सा आंसर होगा? ये शम्मी सिल्वा, ये श्रीलंकन क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इसी को जो है एशियाई क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। याद रहेगा, यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। शम्मी सिल्वा को क्या बनाया गया है? वर्तमान में ये श्रीलंकन क्रिकेट के अध्यक्ष हैं और इसी को ये बनाया गया, एशियाई क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया। भारत सरकार ने हाल ही में इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च किया है। कह रहा है कि इसके माध्यम से कितने जीपीयू संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से भारत सरकार ने अभी हाल ही में इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च किया, कंप्यूट पोर्टल। कह रहा है कि इसके माध्यम से कितने जीपीयू संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं? 5,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, 18,000 से अधिक, या फिर 25,000 से अधिक जीपीयू। तो अभी हाल ही में इस इंडिया एआई कंप्यूट सिस्टम के तहत जो है 18,000 से अधिक जीपीयू सिस्टम है ना उपलब्ध कराए गए हैं इसके तहत। इस डिजिटल इंडिया के तहत जो है इंडिया एआई मिशन में 18,000 से ज़्यादा है ना जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधा दी गई है, ताकि एआई स्टार्टअप और अनुसंधानकर्ताओं को लाभ मिल सके। याद रहेगा, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी, जिसे यूएन द्वारा घोषित किया गया था, है ना? विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी 2025 की? पहला ऑप्शन है प्रकृति के लिए एकजुट हो, वन्यजीव के लिए टिकाऊ भविष्य, वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रह में निवेश, पर्यावरण के लिए साझेदारी। बताइए आप लोग, अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? विश्व वन्यजीव दिवस की थीम पूछ रहा है आपसे कि इसका थीम क्या था। तो अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, है ना? 27 का सी इसका आंसर है। याद रहेगा, इस थीम का उद्देश्य जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देना और उसमें समुदायों की भूमिका को सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है। याद रहेगा, गांधी सागर अभयारण्य और बन्नी घास के मैदान अभी हाल ही में जो है चर्चा में आया था। कह रहा है कि किस उद्देश्य के लिए अभी हाल ही में ये जो है चर्चा में आया था या फिर इसे नामित किया गया। कह रहा है कि इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, रामसर साइट नहीं, इसे बाघ पुनर्स्थापन केंद्र के रूप में घोषित किया गया। कह रहा है कि नहीं, तीसरा कह रहा है कि नहीं, बाघ नहीं, चीता को पुनर्स्थापन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। और जबकि डी ऑप्शन कह रहा है कि एशियाई शेर संरक्षण केंद्र के रूप में इसे नामित किया गया। तो आप ही लोग बताइए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और बन्नी घास के मैदान, पहले तो आप ये बताइए कि ये दोनों है कहाँ पर? ये दोनों है कहाँ पर? ये दोनों गुजरात में है ना? ये दोनों गुजरात में स्थित है ना? ये दोनों अभयारण्य गुजरात में स्थित है और अभी हाल ही में इसे चीता पुनर्वासन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। जब आपने देखा था कि पिछले साल 2023-24 में नामीबिया से कुल 12-13 जो है चीते मंगाए गए थे भारत में, और वहां से जो चीता मंगाया गया था उसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। शुरुआत में कहा गया था कि पूरे भारत में एकमात्र वही एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, जहां पर चीता को बसाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में जो चीते लाए गए थे, शुरुआत में 3-4 चीते मर गए वहां पर भी, है ना? वहां का क्लाइमेट उसे भी सूट नहीं कर पाया। तो फिर सरकार ने देखा कि उसे उसके अलावे कहीं और भी विस्तारित किया जा सकता है। तो उसी परियोजना के तहत अभी जो है कूनो नेशनल पार्क के बगल में स्थित ये जो गांधी सागर अभयारण्य है और ये बन्नी घास के मैदान है, इसको भी चीता के लिए सूट पाया गया है। देखा गया है कि इसकी क्लाइमेट जो है इसके अनुकूल है और यहाँ पर इसको रखा जा सकता है। ठीक है ना? तो अभी हाल ही में चीता पुनर्स्थापन केंद्र के रूप में जो है इस गांधी सागर अभयारण्य और बन्नी घास के मैदान को चुना गया। इससे पहले पहली बार कहां पर? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। ये दोनों जो है मध्य प्रदेश का गांधी सागर और गुजरात का बन्नी घास का मैदान है ना, भारत में चीता के नए संभावित स्थल है। ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और बन्नी घास के मैदान ये गुजरात में स्थित है। इन्हें यहाँ पर चीता के जो है संभावित स्थल के रूप में नामित किया गया।
भारतीय रेलवे के किन दो सार्वजनिक उपक्रम को अभी हाल ही में मार्च 2025 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के किन दो कंपनियों को अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आईआरएफसी और राइट्स को, इरकॉन तथा आईआरसीटीसी को, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को, कॉनकॉर और बीईएमएल को। अभी हाल ही में किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अभी हाल ही में आईआरसीटीसी और ये आईआरएफसी का नाम सुना होगा आपने। इन्हीं दोनों कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को अभी हाल ही में क्या दिया गया? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है ना। कह रहा है कि ये इसका एक जो है कब ये 175 वर्ष अपनी पूरे कर लिया है। अभी हाल ही में 5 मार्च को जो इन्होंने अपना क्या किया, 5 मार्च को अपना इन्होंने 175 वर्ष पूरे कर चुके हैं। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, तो आप जो है 2025 में से 175 को माइनस कर दो, है ना, बाकी जो बचेंगे तो कौन सा हुआ, 1850 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। 5 मार्च 1850 के आसपास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1850 ईस्वी की। याद रहेगा, है ना। इसकी स्थापना 175वीं ये वर्षगांठ मना रहा है। इसकी स्थापना 1851 में, है ना, 50-51 में हुई थी। थॉमस ओल्डहैम के द्वारा की गई थी, है ना, याद रहेगा। और इसकी मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। इसका मुख्यालय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और इस अवसर पर विशेष टिकट जिसे माई स्टैम्प कहा जाता है, ये भी लॉन्च किया गया था। और कह रहा है कि इस अवसर पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसे जियो साइंटिफिक मोबाइल ऐप कहा जाता है। याद है ना, इतनी चीज़ें इसको याद रखना है ना। जहाँ पर मुझे लगा कि ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है और आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय व्यवहारों पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। फिर से सुनिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय व्यवहारों पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब कह रहा है कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, पुरी में, मुंबई में, या फिर बेंगलोर या हैदराबाद में? अभी हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था? कहाँ पर किया था? पुरी, उड़ीसा के पुरी में जो है ये राष्ट्रीय सम्मेलन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो 9वां सार्वजनिक सम्मेलन था ये पुरी में आयोजित किया गया था, है ना, उड़ीसा के पुरी शहर में। यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन का ही हिस्सा था, उसी के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ और अनुकरणीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करना, उसे परिलक्षित करना। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। अभी हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है ना, जो इस बार 27 फरवरी को मनाया गया है, ताकि दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों को योगदान को पहचाना और सराहा जा सके। विश्व एनजीओ दिवस 2025 की थीम क्या है? पहले तो इसका बैकग्राउंड बनाया, है ना, बैकग्राउंड में बताया कि एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोग एनजीओ के महत्व को जाने और उसके जो है अभी तक जो योगदान दिया है उसको सराहा जा सके, तो ये इसका उद्देश्य है। और कह रहा है कि इसकी थीम क्या थी, इस साल की थीम क्या थी? वैश्विक साझेदारी को क्या करना? मजबूत करना, एक बेहतर भविष्य के लिए एनजीओ, सतत भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना, सार्वजनिक कार्य में नवाचार और विकास के लिए एकजुट होना। सतत भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना, याद रहेगा। एनजीओ दिवस
कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। और इस साल का थीम क्या था? तो सतत भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना इस साल का थीम था। हर साल ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल का थीम था एम्पावरिंग, इसे इंग्लिश में देख लीजिए, एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रहेगा, सतत भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना, है ना। भारत और जापान के बीच नवीनीकृत द्विपक्षीय मुद्रा अदला बदली समझौता, जिसे करेंसी स्वैप कहा जाता है, अभी हाल ही में इसके तहत कितने राशि की समझौता हुई है? दूसरा, आपको ना इस तरह से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप के मुद्दे पर समझौता एमओयू साइन किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ जो है करेंसी स्वैप के लिए समझौता किया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी राशि कितनी है? 50 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर, 75 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर या फिर 100 अरब डॉलर? अभी हाल ही में कितने अरब डॉलर की ये जो है राशि स्वीकृति की गई थी? तो अभी हाल ही में 75 अरब डॉलर की करेंसी स्वैप की, कितनी? 75 अरब डॉलर की करेंसी स्वैप की जो है ये समझौता किया गया था भारत और जापान के बीच में। याद रहेगा, 75 अरब डॉलर की एक बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट है, BSA, बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BSA यानी कि बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट किया है? तो अभी जापान के साथ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करना, आपातकालीन वित्तीय स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना। यह समझौता जापान के वित्त मंत्रालय और RBI के बीच किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना, जिसमें बैंक ऑफ जापान जो है वित्त मंत्री की ओर से जो है समझौता किया था। अभी हाल ही में चर्चा में रहा न्यू वे चैपल युद्ध स्मारक किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा न्यू वे चैपल युद्ध स्मारक किस देश में स्थित है? कहां पर स्थित है? UK, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम या फिर रशिया? कहां पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। सॉरी, ये क्या हो गया, इसको बीच बीच में ऐसे ही रुक जाता है ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत नहीं है, ये ऑप्शन फ्रांस, ठीक है, याद रहेगा आपको। 34 का B ऑप्शन है हमारा, फ्रांस। न्यू वे चैपल युद्ध स्मारक फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अभी हाल ही में हमारे जो थल सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इस स्मारक पर जाकर के प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए, है ना, भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इसे आप याद रखिएगा। ये जो न्यू चैपल की लड़ाई है ये 1915 ईस्वी में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। याद रहेगा। अगला हमारा, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहमा ने अभी हाल ही में महिला उद्यमिता मंच, है ना, वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, फोरम की स्थापना की थी, के मिजोरम चैप्टर का शुभारंभ किया, जो पूर्वोत्तर में इस प्रकार का पहला मंच है। मिजोरम में महिला उद्यमिता मंच का समर्थन किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमिता फोरम या महिला उद्यमिता मंच के, है ना, मिजोरम चैप्टर का लॉन्च किया गया है। तो मिजोरम में किया गया है और इसका समर्थन किसने किया था? RBI ने, वित्त मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, महिला बाल विकास मंत्रालय ने या फिर स्टार्टअप इंडिया ने? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो है महिला उद्यमिता मंच का जो है सहयोग किया था, महिला उद्यमिता मंच को अपना समर्थन दिया था। याद रहेगा, ये पूर्वोत्तर भारत का पहला WEP मंच है, जिसे नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है, स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत शुरू किया गया। इसका आयोजन मिजोरम यूनिवर्सिटी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इसे मिजोरम यूनिवर्सिटी में किया गया था और इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों को संसाधन, मार्गदर्शन और व्यवसाय के अवसर प्रदान करना। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के एक सदस्य हैं BK पॉल, इसने भी इसमें भाग लिया था। याद रहेगा। मिनेरवार्या घाटी बोरियालिसिस ये क्या है, जो अभी हाल ही में समाचार में चर्चित था? याद रहेगा। अभी मिनेरवार्या
घाटी बोरियालिस ये एक साइंटिफिक नेम है और किसी प्रजाति की है। तो आपसे पूछ रहा है ये किस प्रजाति का साइंटिफिक नेम है जो अभी हाल ही में इसकी खोज की गई थी। मकड़ी की प्रजाति है, चींटी की प्रजाति है, मेढक की प्रजाति है अथवा सांप की प्रजाति है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्षेत्र में जो है जब भी किसी नए प्रजाति की खोज होती है तो पूछा जाता है आपसे कि ये प्रजाति किस चीज़ से है, ये कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं ना। तो ये एक मेढक की प्रजाति है ना। ये एम घाटी बोरियालिस ये जो है मेढक की प्रजाति है और ये कहाँ पाई जाती है तो पश्चिमी महाराष्ट्र में ये अभी हाल ही में पाई गई है, महाराष्ट्र में, है ना। जो महाराष्ट्र के बालेश्वर वाला जो रीजन है ना, यहाँ से इसकी खोज की गई है सह्याद्री की श्रेणी से। याद रहेगा, इतना सब कुछ नहीं याद रखना, ऊपर वाला याद रखना है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा केप वल्चर, जो कि केप वल्चर चर्चा में रहा किसी कारण से, तो कह रहा है कि IUCN में उसकी क्या स्टेटस है ना। ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंजेंडर्ड है ना, वर्नेरेबल है या फिर लिस्ट कंसर्न है। केप वल्चर अभी हाल ही में किसी कारण से चर्चा में रहा और ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है, संवेदनशील की प्रजाति में अभी हाल ही में केप वल्चर। याद रहेगा, इसका साइंटिफिक नेम है जिप्स कोप्रोदर्स। याद रहेगा, यह एक पुरानी दुनिया का गिद्ध है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह प्रजाति विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, नामीबिया के उत्तरी भागों में पाई जाती है। अभी हाल ही में 30 वर्षों बाद इसकी जो है ईस्टर्न केप में पुनः दिखाई दिया था और इसकी IUCN के स्टेटस याद रखिएगा, जो हमने टिक लगा दिया ना उसे आप याद रखिएगा। यह मृत, ये तो सारे गिद्धों की प्रजाति है ना कि मृत जानवरों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकता है। तो ये दो चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा कि इसकी IUCN में स्टेटस क्या है, दूसरा ये कहाँ पर पाई जाती है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। इसे केप वल्चर कहा जाता है। याद रहेगा। अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार मिष्टी योजना के अंतर्गत मैंग्रोव वृक्षारोपण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि मिष्टी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है और अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा था। मिष्टी योजना 2023 में ही लॉन्च किया गया था, है ना। ये मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है, मैंग्रोव क्षेत्र में बढ़ाने से संबंधित है। लेकिन अभी जो है ये चर्चा में इसलिए आया था कि गुजरात राज्य जो है पूरे देश में मैंग्रोव वृक्षारोपण में सबसे अव्वल आया है, इसीलिए ये चर्चा में आया था इस बार। याद रहेगा। मिष्टी का फुल फॉर्म याद रखिए, मिष्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसे 2023 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है भारत के तटीय राज्यों में मैंग्रोव वनों का विस्तार करना। गुजरात ने अगले 2 वर्षों में यानी 2023 में जब से इसे शुरू किया गया तब से अब तक 19,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव वृक्षारोपण कर दिया है और देश में पहला स्थान प्राप्त कर दिया। याद है, मैंग्रोव योजना को भारत के सभी तटीय राज्य, है ना, और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। इतना आप याद रखिएगा। रूसी कुलिया नदी जो अभी हाल ही में समाचारों में रहा था, रूसी कुलिया नदी अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ये उड़ीसा की नदी है, कर्नाटक की नदी है, झारखंड की नदी है अथवा ये बिहार की नदी है। रूसी कुलिया नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो ये उड़ीसा की एक स्थानीय नदी है जो किसी कारण से ये चर्चा में आई थी, है ना, जो कंधमाल, गंजम जैसे जिलों से होकर प्रवाहित होती है और इसका उद्गम जो है कहाँ पर होता है, दरिकबाड़ी पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट में स्थित है यहाँ से, और ये 1000 मीटर की ऊंचाई से प्रवाहित होती है। 165 किलोमीटर लंबी है जो बिना डेल्टा बनाए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद है ना। इसकी सहायक नदी बाघुआ, धनेई और बरनदी है। यह विशेष रूप से ओलिव रिडले कछुआ प्रजाति के लिए अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण जो है ये जो प्रजाति है ना, ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति, इसी के कारण ये चर्चा में आया था, रूसी कुलिया नदी। याद है, इसी कछुए के कारण जो है ये हर साल गर्मियों के सीजन में ये चर्चा में आ जाता है। अभी हाल ही में पेमेंट सिक्योरिटी समिट, पेमेंट सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस शहर में पेमेंट सुरक्षा सम्मेलन, पेमेंट सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया गया था। चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में अथवा मुंबई में। पेमेंट सिक्योरिटी समिट अभी हाल ही में यह समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो अभी हाल ही में ये मुंबई में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रहेगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आयोजन QNA नामक संगठन के द्वारा कराया गया था। ये 4 मार्च को किया गया था और इसे मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था डिजिटल लेन देन
की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करना। याद रहेगा। आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। दो चीजें याद रखना, इसका आयोजन किनके द्वारा किया गया था, कहां पर किया गया था, कब किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। मंगल ग्रह के लाल रंग से अभी हाल ही में पाए जाने वाले लौह युक्त खनिज को क्या नाम दिया गया। अभी हाल ही में एक मिशन ने मंगल ग्रह से लाल रंग के एक अयस्क की खोज की है वहां से, है ना, जो कि लौह युक्त है। तो कह रहा है कि इस लौह युक्त खनिज को क्या नाम दिया गया है। हेमाटाइट, गोएथाटाइट, फेरी हेडराइट अथवा मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया इसे। इसे जो है गोएथाइट, गोएथाइट, गोएथाइट नाम दिया गया। नहीं नहीं, इसे फेरी हाइड्राइट का नाम दिया गया। याद रहेगा। फेरी हाइड्राइट, मंगल ग्रह से जो लाल रंग के लौह अयस्क की खोज की गई है, इसे फेरी हाइड्राइट का नाम दिया गया है ना। याद रहेगा। यहां से लाल रंग का, जो कि लाल रंग का है, फेरी हाइड्राइट नामक लौह युक्त खनिज की खोज की गई है। यह एक अक्रिस्टलीय नैनो खनिज है जिसमें 20% तक फेरस के ऑक्साइड और 80% तक FeOX पॉलीहाइड्राइड पाया जाता है। यह लौह तेजी से ऑक्सीकरण और जल अपघटन से बनता है ना। यह पृथ्वी पर भी पाया जाता है, जो कि मिट्टी और अपक्षयित चट्टानों, लौह स्रोत, झरनों में पाया जाता है, विशेष रूप से वहां पर जहां पर लौह चपाचपई जीवाणु पाए जाते हैं। यह जल को बांधता है और कार्बनिक अणुओं की रक्षा करता है तथा अन्य लौह खनिजों जैसे कि हेमेटाइट वगैरह है, इसका प्रारंभिक रूप भी होता है। तो इतने सारे चीज जो है आपको याद रखिएगा। अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर जो खोज हुई थी लौह अयस्क की, इसकी नाम है फेरी हाइड्राइट का नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। अभी हाल ही में 42वां सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। 42वां राष्ट्रीय सीइंग रोइंग जो है रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। कह रहा है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया था। देहरादून में, भोपाल में, पुणे में अथवा शिमला में। इस चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में जो है भोपाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पर। भोपाल में। इसका उद्घाटन किसने किया था। मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया गया था भोपाल के में। याद रहेगा। ये 7 मार्च तक इसमें आयोजित किया गया था। इसमें अनेक अनेक प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया गया था। याद है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय। किसके द्वारा। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम योगी मानधन योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है चलाई जा रही है ना। इस योजना की विशेषता क्या है। ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो कि 60 वर्ष की आयु के बाद जो है 3,000 रुपया की मासिक पेंशन प्रदान करता है। यह योजना केवल उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये चर्चा में आया था किसी कारण से। इस योजना का क्रियान्वयन LIC के सहयोग से और CSC ई गवर्नेंस इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। अब तक इस श्रम पोर्टल पर जो है 30,51,00,000 असंगठित क्षेत्र के लोगों ने पंजीकरण करवा चुका है अपना। तो याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल अभी हाल ही में ये चर्चा में आया था और ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी चर्चा में आया था, तो इसलिए आपको याद रखना है। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी यानी कि साइड रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया। कह रहा है कि इसके अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट यानी कि साइड रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है। 26वां, 27वां, 28वां अथवा 29वां। कौन सा रैंक दिया गया अभी हाल ही में। अभी हाल ही में भारत को 28वां रैंक दिया गया है ये साइड रिपोर्ट में, है ना। साइड रिपोर्ट में भारत को 28वां रिपोर्ट दिया गया है। इस रिपोर्ट को जो है किसके द्वारा, ICRIER द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में 28वें स्थान पर है, जबकि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति डिजिटल खर्च भारत में कम है ना। याद रखिएगा। अगला हमारा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, विश्व सतत विकास सम्मेलन, WSDS, विश्व सतत विकास सम्मेलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इसे आप याद रखिएगा। वर्ल्ड सतत विकास सम्मेलन अभी हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में अथवा हैदराबाद में।
है ना, WSDS वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, अभी हाल ही में ये नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन, है ना। इसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इस सम्मेलन का आयोजन टेरी के द्वारा किया गया था, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का थीम था पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। इस सम्मेलन में भारत ने जो है इसको रेखांकित किया गया था कि 2020 तक भारत 7-8% के आसपास ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी करता है, कमी किया है भारत, याद है। आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? अभी हाल ही में एक नई नियुक्ति हुई है, तो कह रहा है कि कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया किसे? डॉक्टर आर.वी. भास्कर, डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी, डॉक्टर सुधीर सक्सेना और डॉक्टर जेपी वेंकटेश। तो अभी हाल ही में डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को अभी हाल ही में आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया, याद रहेगा। साहित्य अकादमी द्वारा भी हाल ही में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स को किस आधार पर एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव माना है? फेस्टिवल ऑफ लेटर को एशिया का सबसे बड़ा जो है साहित्यिक उत्सव माना है ना। किस आधार पर? सर्वाधिक पुस्तकों के विमोचन के मामले में, सर्वाधिक भाषाओं की भागीदारी के मामले में, सबसे लंबी अवधि के साहित्यिक कार्यक्रम को लेकर के, या फिर 75 से अधिक भाषाओं में 500 प्लस लेखकों की भागीदारी के मामले में। किस मामले में? तो 75 से अधिक भाषाओं में 500 लेखकों की भागीदारी के मामले में, याद रहेगा। ये डी आपका ऑप्शन सही है, याद रहेगा। इस सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था 7 से 12 मार्च के बीच में, जिसमें देश भर से 500 से ज़्यादा अधिक लेखक ने 75 भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक। चीन के 2025 के लिए घोषित रक्षा बजट का आकार लगभग कितना है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट माना जाता है ना। अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट चाइना के द्वारा पेश किया गया हाल ही में। तो इसका आकार पूछा जा रहा है कि ये कितने रकम की बजट पेश की गई है। 190 बिलियन डॉलर, 215 बिलियन डॉलर, 245 बिलियन डॉलर या फिर 275 बिलियन डॉलर। तो ये 245 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट पेश किया गया है चाइना के द्वारा, जो संपूर्ण विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है, याद रहेगा। ये अमेरिका के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। भारत के किस राज्य ने वाहन फिटनेस परीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को पहली बार लागू किया है? भारत के किस राज्य ने वाहन फिटनेस परीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लागू कर दिया है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की गुजरात। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने फिटनेस प्रणाली में, वाहनों की फिटनेस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया है और उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, याद रहे। ऐसा करने से भ्रष्टाचार कम होगा और प्रक्रिया तेज हो जाएगी। मार्च 2025 में बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कह रहा है कि शिक्षा को कितना आवंटन किया गया। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें बिहार बजट का आकार पूछा गया था, अब इसमें पूछ रहा है इस पूरे बजट में शिक्षा को कितना दिया गया है। 42,000 करोड़ रुपए, 55,675 करोड़ रुपए, 60,954 करोड़ रुपए या फिर 63,500 करोड़ रुपए। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने लगभग 61,000 यानी कि 60,954, है ना, 61,000 करोड़ के आसपास हो गया ना, लगभग 61,000 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट पर पेश किया, जो बिहार सरकार में सब तक का सबसे बड़ा शिक्षा बजट है, याद रहेगा। ठीक है। और इस बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है एजुकेशन को ही दिया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे परियोजना है, कह रहे हैं कि इसकी अनुमानित लंबाई कितनी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे परियोजना कौन सी है, तो अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है और इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है, 86 किलोमीटर, है ना, 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, जो मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है। और ये कह रहा है कि इसके बन जाने के बाद दिल्ली मुंबई को 12 घंटे से कम होकर 8 घंटे में ये जोड़ देगा, यानी कि 1300 किलोमीटर जो है 1400 किलोमीटर 8 घंटे में तय की जा सकेगी, 4 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत MOY भारत
प्लेटफॉर्म है ना, किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? मेरा युवा भारत जो है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? डिजिटल इंडिया में सुधार के लिए, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए, युवा सशक्तिकरण और भागीदारी के लिए, या ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए? तो अभी हाल ही में युवा सशक्तिकरण और भागीदारी में को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में मेरा युवा भारत नामक योजना इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसके लिए MY प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है इसके तहत, है ना। MY यानी मेरा युवा भारत, MY भारत का मतलब माय भारत नहीं है ना, MY है मेरा युवा भारत, है ना, ये याद रखिएगा। MY भारत का मतलब माय नहीं है ये, है ना। भारत का पहला सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? उज्जैन को, सांची को, भीमबेटका को, या फिर इंदौर को? भारत का पहला सौर शहर किसे घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में सांची को जो है भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया, मध्य प्रदेश के स्थित है, याद रहेगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है ना। तो इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है, याद रहेगा, सोलर पैनल के माध्यम से। जलवायु जोखिम एटलस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, जलवायु जोखिम है क्लाइमेट रिस्क एटलस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बना है? अभी हाल ही में क्लाइमेट रिस्क एटलस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अभी हाल ही में उड़ीसा बना है। अभी हाल ही में जलवायु जोखिम एटलस लागू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है, याद रहे। ये जोखिम क्या करेगा? आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में अग्रणी कदम उठाया गया। भारत का पहला राज्य जिसने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म आने पर अवकाश देने की घोषणा की है सरकारी दफ्तरों में? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है, ठीक है। बिहार सरकार ने वर्ष 1992 में ही सरकारी महिला कर्मचारियों को 2 दिन का मासिक अवकाश देने की नीति शुरू की थी। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अभी हाल ही में चर्चा में रहा, किस नदी पर निर्मित किया गया है? झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, या फिर सतलज नदी पर? तो अभी हाल ही में चिनाब नदी पर जो है जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल घोषित किया गया, निर्मित किया गया। इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर ऊंचाई है ना, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। वर्ष 2025 में भारत और किस अमेरिकी देश के बीच व्यापार समझौता हुआ था? 2025 में भारत ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ व्यापार समझौता किया है अभी हाल ही में, याद है? अभी हाल ही में भारत ने जो है किसके साथ किया है? चिली के साथ। भारत ने दक्षिण अमेरिका स्थित चिली के साथ जो है व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, याद रहेगा। सॉरी, चिली नहीं है, ब्राजील है, ये ब्राजील है, याद रहेगा। भारत ने किसके साथ किया है? ब्राजील के साथ, याद रहेगा। ब्राजील के साथ द्विपक्षीय संबंध पर हस्ताक्षर किया है। नियोम, जिसे दुनिया का पहला AI संचालित शहर माना जाता है, ये किस देश में विकसित किया जा रहा है? दुनिया का पहला AI संचालित शहर है नियोम शहर, ये किस देश में स्थित है? नियोम शहर किस देश में स्थित है? तो ये नियोम शहर सऊदी अरब में स्थित है, जो AI से संचालित रहेगा। सऊदी अरब में स्थित है, जो पूरी तरह से AI, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और टिकाऊ ऊर्जा पर आधारित है, जो भविष्य के शहर की परिकल्पनाओं को साकार देगा। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जो ब्रिक्स देशों की विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है? ब्राजीलिया, मॉस्को, शंघाई अथवा न्यू दिल्ली? तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। इस बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी और उसका मुख्यालय शंघाई, चाइना में स्थित है। ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया था कि अभी हाल ही में इस बैंक में इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। NDB का मेंबर जो बनाया गया है, इंडोनेशिया इसका एक नया सदस्य बना है ना, इसलिए ये चर्चा में आया था, है ना। तो याद है ना, जब भी कोई चीज़ जब चर्चा में आ जाता है ना, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई दूसरा चीज़, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। नया जो करंट में आया, जिस कारण से चर्चा में आया, वो तो पूछता है। साथ ही ये भी पूछता है कि वो किस लिए चर्चा में, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी स्थापना कब हुई थी, कितने मेंबर हैं, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोगों ने जो है कुल मिला के 60 प्रश्नों को जो है हल किया। कल के सेशन में हम लोग फिर से मार्च 2025 के
जो है करंट अफेयर्स ही देखेंगे। ये हमारा मार्च का सेशन था। और कल के सेशन जो हुआ है उसमें मार्च, यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं ना मार्च 2025 का, तो थ्योरी हमारा पिछला सेशन है इसे, जिसमें यही वाला जो थंबनेल लगा हुआ है उसमें आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये संपूर्ण मार्च 2025 का है। पूरे मार्च को 4 घंटे में फिनिश कर दिया गया है। ये थोड़ी लंबी हो गई है तो ऑब्वियस है ना दोस्तों, जिस चीज को आप ज्यादा मेहनत करके मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को डायमेंशन को जोड़ोगे तो लंबा तो होगा ही, है ना। तो हमने एक एक हर आयाम को उसमें शामिल किया है, कुछ भी उससे बाहर नहीं पूछेगा, आप है ना, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जिन छात्रों को एमसीक्यू अच्छा लगता है, एमसीक्यू पसंद है, तो वो एमसीक्यू देख लें, लेकिन थ्योरी देख लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, है ना। फिर हम लोग एक नए सेशन में इसका जो पार्ट 2 हमारा एमसीक्यू का पार्ट 2 होगा मार्च 2025 का, हम वो लेकर कल आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।